दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी की सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी जमीन को बचाने की नहीं है, बल्कि उसे और फैलाकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपनी सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाने की भी है। 2027 में आरएलडी के 35 से 40 विधानसभा सीटों पर दावा करने की चर्चाओं का इसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए। हालांकि अभी बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे का कोई अंतिम आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन आरएलडी ने संगठनात्मक स्तर पर चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने हाल के महीनों में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की है। महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया है और पश्चिमी यूपी में अपने पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखते हुए पूर्वांचल में विस्तार की कोशिश शुरू की है। हाल ही में ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश आरएलडी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भी इसी विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। बस्ती राजघराने से आने वाले ऐश्वर्य राज सिंह को खासतौर पर पूर्वांचल में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है। लेकिन यदि सवाल यह हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी 20 विधानसभा सीटें हैं जहां आरएलडी को 2027 में सबसे मजबूत माना जा सकता है, तो इसका जवाब केवल जातीय समीकरणों से नहीं बल्कि 3 चीजों के मेल से निकलेगा। पहला, जहां आरएलडी या उसके पुराने नेताओं की राजनीतिक जड़ें हैं। दूसरा, जहां 2022 में पार्टी ने जीत दर्ज की या बेहद करीबी मुकाबला किया। और तीसरा, जहां जाट, किसान के साथ मुस्लिम, गुर्जर, सैनी, त्यागी, दलित और अन्य ग्रामीण समुदायों का ऐसा समीकरण बनता है जिसमें आरएलडी का उम्मीदवार एनडीए के वोटों को प्रभावी ढंग से एकजुट कर सकता है। और इसी कसौटी पर देखें तो आरएलडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण 20 सीटों की एक संभावित सूची बनती है। सबसे पहली श्रेणी में वो सीटें आती हैं जहां पर आरएलडी का मौजूदा विधायक या हाल की जीत का रिकॉर्ड हो। छपरौली, बुढ़ाना, शामली, थाना भवन, सिवाल खास, पुरकाजी, सादाबाद, खतौली और मीरापुर को सबसे पहले देखना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती थीं। और उस चुनाव में आरएलडी की जीत का सबसे मजबूत क्षेत्र पश्चिमी यूपी का जाट किसान बेल्ट था। इसके बाद खतौली उपचुनाव में आरएलडी ने अपनी संख्या बढ़ाई और 2024 में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव भी आरएलडी ने एनडीए के सहयोगी के रूप में जीता। 2024 के जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें आरएलडी के 9 विधायकों ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट भी किया था और उस समय 9 विधायकों के नाम भी सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। राजपाल सिंह बालियान, अजय कुमार, अनिल कुमार, अशरफ अली खान, गुलाम मोहम्मद, चंदन चौहान, प्रदीप कुमार सिंह, प्रसन्न कुमार और मदन भैया। मौजूदा विधानसभा की जो उपलब्ध सूची भी आरएलडी को 9 विधायकों वाली पार्टी बताती है। इसलिए 2027 के लिए इन मौजूदा आरएलडी सीटों को पार्टी की सबसे स्वाभाविक रिटेन क्लस्टर माना जा सकता है। छपरौली आरएलडी की सबसे सुरक्षित सीटों में सबसे ऊपर आती है। यह सीट केवल 2022 की जीत की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी परिवार की पश्चिमी यूपी की राजनीतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। 2022 में आरएलडी के अजय कुमार ने 1,11,880 वोट यानी 53% से ज्यादा वोट हासिल किए और बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 29,500 वोटों से हराया था। यह कोई मामूली जीत नहीं थी। 2017 में भी छपरौली आरएलडी की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे पार्टी बचाने में सफल रही थी। और इसलिए यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन 2027 में यूं ही मजबूत बना रहता है तो छपरौली आरएलडी की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीटों में रहेगी। यहां जाट वोट, किसान राजनीति, चौधरी चरण सिंह की विरासत और आरएलडी संगठन एक साथ काम करते हैं। इसके बाद बुढ़ाना आता है। मुजफ्फरनगर जिले की यह सीट आरएलडी की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। वर्तमान में भी आरएलडी विधायक राजपाल सिंह बालियान यहां से पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं और आरएलडी की आधिकारिक विधानसभा सूची में भी बुढ़ाना से विधायक और पार्टी विधायक दल का नेता भी बताती है। बुढ़ाना का जो सामाजिक समीकरण है वो जाट, किसान, मुस्लिम
और अन्य ग्रामीण ओबीसी समूहों के बीच बनता है। 2022 के किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में जिस जाट मुस्लिम किसान राजनीतिक ध्रुवीकरण ने आरएलडी को फायदा पहुंचाया, उसका महत्वपूर्ण प्रभाव बुढ़ाना जैसे इलाकों में दिखा था। 2022 में आरएलडी ने मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से 4 सीटें जीती थीं, जिससे इस पूरे क्षेत्र में उसकी संगठनात्मक ताकत का अंदाजा मिलता है। और एनडीए में रहते हुए आरएलडी के लिए चुनौती यह होगी कि 2022 का एसपी आरएलडी वाला मुस्लिम समर्थन कितना वापस आता है और बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण जाट वोट कितना मजबूत रहता है। शामली और थाना भवन आरएलडी की अगली 2 बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। 2022 में पार्टी ने शामली जिले की 3 सीटों में से 2 शामली और थाना भवन जीती थी। यहां जाट और मुस्लिम आबादी का मिश्रण है और गन्ना किसान राजनीति आरएलडी के पक्ष में राजनीतिक जमीन तैयार कराता है। शामली में पार्टी के विधायक प्रसन्न कुमार हैं, जबकि थाना भवन में अशरफ अली आरएलडी के विधायक हैं। 2027 में अगर आरएलडी को एनडीए के भीतर अपने पुराने मजबूत इलाकों में सीटें मिलती हैं तो शामली और थाना भवन पर दावा लगभग स्वाभाविक होगा। लेकिन एक दिलचस्प बदलाव भी है कि 2022 में आरएलडी को मुस्लिम वोटों का फायदा एसपी गठबंधन की वजह से मिला था, जबकि 2027 में पार्टी बीजेपी के साथ होगी। इसलिए आरएलडी को जाट वोट को मजबूत रखते हुए मुस्लिम मतदाताओं में भी स्वीकार्यता बनाए रखनी होगी। सिवाल खास सीट की बात करें तो मेरठ जिले में आरएलडी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। यहां गुलाम मोहम्मद आरएलडी के विधायक रहे हैं और इस सीट की खासियत यह है कि यहां जाट, मुस्लिम और गुर्जर समेत कई ग्रामीण सामाजिक समूह चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का मूल सामाजिक आधार जाट है, लेकिन पार्टी ने लंबे समय से जाट मुस्लिम किसान गठजोड़ की राजनीति के जरिए अपनी सीटों का विस्तार किया। आरएलडी के लिए सिवाल खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि पार्टी केवल जाट बहुल सीट पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार और व्यापक सामाजिक गठजोड़ के जरिए भी जीत सकती है। पुरकाजी सुरक्षित सीट है आरएलडी के लिए, एक अलग तरह की महत्वपूर्ण सीट है। 2022 में आरएलडी ने यहां जीत हासिल की थी और यही उस चुनाव में पार्टी की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में थी, क्योंकि यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी यूपी में आरएलडी के पक्ष में बने सामाजिक समीकरण ने यहां भी असर डाला था। पुरकाजी का महत्व 2027 में और बढ़ सकता है, क्योंकि आरएलडी अब अपनी छवि को केवल जाट पार्टी से बाहर निकालकर दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज तक ले जाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने पहले भी दलित और अल्पसंख्यक वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की बात कही और हाल के संगठनात्मक अभियानों में व्यापक सामाजिक आधार बनाने पर जोर दिया है। इसलिए पुरकाजी आरएलडी की उन सीटों में होगी जहां एनडीए गठबंधन के साथ उसका सामाजिक समीकरण सबसे दिलचस्प हो सकता है। हाथरस की सादाबाद सीट है और आरएलडी के लिए पश्चिमी यूपी की यह मजबूत सीट मानी जाती है। 2022 में आरएलडी के प्रदीप कुमार सिंह ने 1,04,874 वोट यानी 43% से ज्यादा वोट हासिल किए और बीजेपी के रामवीर उपाध्याय को 6,437 वोटों से हराया। यहां आरएलडी की जीत बहुत बड़े अंतर से भले न हुई हो, लेकिन उसका दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी ने बीजेपी के सामने सीधा मुकाबला जीता था। अब अगर 2027 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन मजबूती से बना रहे तो विपक्ष के खिलाफ एनडीए के संयुक्त वोट से सादाबाद आरएलडी के लिए और मजबूत हो सकती है और इस सीट का मौजूदा जो जीत है प्लस गठबंधन का लाभ, इसे एक तरीके से जिताऊ सीट आरएलडी के लिए कहा जा सकता है। खतौली भी इसी श्रेणी में आती है। यहां आरएलडी ने 2022 में सीट नहीं जीती थी, लेकिन 2022 के बाद बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की अयोग्यता से हुए उपचुनाव में मदन भैया ने आरएलडी के टिकट पर जीत दर्ज की। बाद में आरएलडी के 9 विधायकों में उनका नाम भी शामिल हुआ। खतौली का जो जातीय समीकरण है वो जाट, गुर्जर, मुस्लिम और अन्य ग्रामीण मतदाताओं के बीच बंटा हुआ है। इसलिए आरएलडी के लिए यह सीट सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि बीजेपी के गढ़ में स्थानीय उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनाव जीत सकती है। मीरापुर एक सीट है। 2027 की आरएलडी सूची में विशेष महत्व होगा। चंदन चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई इस सीट पर 2024 में आरएलडी की मिथिलेश पाल ने उपचुनाव जीता और बीजेपी ने इस सीट को आरएलडी के लिए छोड़ा था और उपचुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को हराया और इसका राजनीतिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए के भीतर आरएलडी ने एक ऐसी सीट पर अपनी जीत साबित की जहां मुस्लिम, जाट और अन्य
ओबीसी समूहों का मिश्रण है। इसलिए 2027 में मीरापुर आरएलडी के लिए सिटिंग सीट होने के साथ साथ बीजेपी के साथ गठबंधन की उपयोगिता वाली सीट भी साबित हो सकती है। और अब उन सीटों पर आते हैं जहां आरएलडी ने 2022 में जीत नहीं हासिल की, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए 2027 में वो मजबूत दावा कर सकती है। और इनमें सबसे पहले बड़ौत और बागपत आते हैं। 2022 में बड़ौत में बीजेपी ने आरएलडी को मात्र 315 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी को 90,931 वोट मिले, आरएलडी को 90,616 वोट। और इसे आरएलडी की हारी हुई सीट से ज्यादा लगभग जीती हुई सीट कहना उचित होगा। बागपत में भी 2022 में बीजेपी को 47.3737% वोट मिले और आरएलडी को 44.22% वोट, यानी अंतर करीब 3.15% का रहा। बागपत और बड़ौत में आरएलडी का जाट आधार, किसान राजनीति और चौधरी परिवार की ऐतिहासिक पहचान इतनी मजबूत है कि यदि बीजेपी आरएलडी वोट ट्रांसफर सफल होता है तो दोनों सीटों पर आरएलडी का दावा मजबूत हो सकता है। और यही वो सीटें हैं जहां 35-40 सीटों की मांग के समय जयंत चौधरी सबसे मजबूत राजनीतिक तर्क दे सकते हैं। लोनी भी आरएलडी की संभावित सूची में होनी चाहिए। 2022 में आरएलडी के मदन भैया बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर से हार गए थे, लेकिन उन्हें 1,18,734 वोट मिले थे, 37.68% वोट, जबकि बीजेपी को 40.44% वोट मिले थे और अंतर करीब 8,676 वोटों का था। लोनी का सामाजिक समीकरण जाट, गुर्जर, मुस्लिम, त्यागी और अन्य ओबीसी समूहों का मिश्रण है। हालांकि सीट शहरीकरण और प्रवासी आबादी के कारण बड़ौत या छपरौली जैसी पारंपरिक आरएलडी सीट नहीं है, लेकिन मजबूत स्थानीय उम्मीदवार के कारण आरएलडी यहां त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधा एनडीए मुकाबला बनाने की क्षमता रखती है। 2027 में यदि आरएलडी को पश्चिमी यूपी में अतिरिक्त सीटें मिलती हैं तो लोनी एक संभावित दावेदारी वाली सीट हो सकती है। और बिजनौर को भी सूची में आप डाल सकते हैं। 2022 में आरएलडी ने यहां जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन बीजेपी के बाद पार्टी दूसरे नंबर पर थी। 2022 में बिजनौर आरएलडी के उन क्षेत्रों में था जहां उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय था। 2022 के विधानसभा आंकड़ों पर विश्लेषण में आरएलडी को बिजनौर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्रों में बीजेपी के पीछे प्रमुख चुनौतीकर्ता बताया गया था। बिजनौर का जातीय गणित आरएलडी के लिए दिलचस्प है। जाट, मुस्लिम, गुर्जर, सैनी और अन्य ओबीसी समुदायों की मौजूदगी के साथ मजबूत किसान राजनीति। यदि आरएलडी एनडीए के भीतर रहते हुए मुस्लिम समाज में अपनी पुरानी किसान राजनीति वाली स्वीकार्यता का कुछ हिस्सा बनाए रखती है तो बिजनौर एक मजबूत दावेदारी वाली सीट हो सकती है। कैराना भी महत्वपूर्ण है। यहां आरएलडी का इतिहास पुराना है और पश्चिमी यूपी के जाट मुस्लिम सामाजिक समीकरण के कारण यह पार्टी की संभावित रणनीतिक सीटों में आती है। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद किए गए विश्लेषणों में कैराना को उन लोकसभा क्षेत्रों में शामिल किया गया जहां पुराने एसपी आरएलडी कांग्रेस गठबंधन का संयुक्त प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले प्रतिस्पर्धी था। हालांकि 2027 में कैराना पर आरएलडी की वास्तविक जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी विरोधी मुख्य विकल्प किसे मानता है। आरएलडी के एनडीए में होने के कारण 2022 जैसा मुस्लिम समर्थन स्वतः वापस आएगा, ऐसा मानना भी उचित नहीं है। और इसीलिए कैराना मजबूत संभावित सीट है, लेकिन आसान जीत वाली सीट नहीं है। मुजफ्फरनगर विधानसभा भी आरएलडी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। 2022 में जिले की 6 सीटों में से आरएलडी ने 4 सीटें जीती थी और पार्टी का संयुक्त प्रभाव इस जिले में ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि खुद मुजफ्फरनगर शहर की विधानसभा सीट शहरी और मिश्रित मतदाता वाली सीट है, फिर भी पूरे जिले में आरएलडी का संगठन और चौधरी चरण सिंह की किसान राजनीति का प्रभाव इसे 2027 के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। और यदि सीट बंटवारे में बीजेपी आरएलडी को जिले की पर्याप्त सीटें देती है तो मुजफ्फरनगर का पार्टी अपनी प्राथमिक सूची में से रखेगी। बुढ़ाना के साथ चरथावल को भी संभावित अतिरिक्त सीट के रूप में देखा जा सकता है। चरथावल में आरएलडी का पारंपरिक किसान प्रभाव है, लेकिन बीजेपी और अन्य दलों की भी मजबूत मौजूदगी यहां पर है। इसके अलावा जो आरएलडी की हालिया एकता यात्रा जैसे अभियान है, इनका उद्देश्य भी एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का है। मोटा मोटा अगर हम 20 सीटों की अंतिम प्राथमिक सूची पर नजर डालें तो छपरौली, बुढ़ाना, शामली, थाना भवन, सिवाल खास, पुरकाजी, सादाबाद, खतौली, मीरापुर, बढ़ौत, बागपत, लोनी, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, चरथावल, नजीबाबाद, चांदपुर, छाता और मांड है। ये वो विधानसभा सीटें हैं जो गठबंधन में आरएलडी को मिल सकती हैं और ये वो 20 सीटें भी हैं
जिन्हें आरएलडी गठबंधन में जीत भी सकती है।